गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स की ही अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन के पॉइंट में हमेशा पूछा जाता है कि कैसे हम किसी भी ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं और कैसे किसी भी ऑर्डर के लिए हम रेट इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो जब आप 12th में हैं तो बेसिकली डेरिवेशन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, और अगर आप कंपटीशन में हैं तो जस्ट मल्टीपल चॉइस में आप इसके ऑप्शंस को टिक करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी जनरली डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के नाम से कंसीडर किया जाता है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। अब मैंने एक वर्ड फिर बोला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और पिछले टॉपिक्स में हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जस्ट फॉर रिवीजन कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इज द rate law equation are raised to express the observed rate of reaction. It means अगर एक केमिकल इक्वेशन मैंने ली, A मोल्स ऑफ A एंड B मोल्स ऑफ B, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसका हम रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप एक स्टेप और समझ लें कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A मोल्स ऑफ X एंड B मोल्स ऑफ Y। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तब हम यहाँ पर K लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर K क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, इस रेट लॉ इक्वेशन के ऊपर जो हमने पावर्स लिखी है इन दोनों का सम आएगा। बार बार एक टर्म फिर यूज हो रहा है, रेट लॉ इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ इक्वेशन? रेट लॉ इक्वेशन इज ओनली अ एक्सपेरिमेंटल डिजिट जिसे हम थ्योरेटिकली एग्जामिन नहीं कर सकते। तो रेट लॉ क्या होता है कि इट इज द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of molar concentration of reactant with each term raised to the power to some powers which may or may not be the same as the stoichiometric coefficient। इसको आप बहुत सिंपल एग्जांपल से समझिए कि जब हम क्लास में 50 बच्चों को लेक्चर देते हैं तो क्या पूरे 50 के 50 ही पास हो जाएंगे, 50 में 40 पास हो जाएंगे, 50 में 45 पास हो जाएंगे? तो ये मे बी है। तो जितने बच्चे हमारे आफ्टर द टेस्ट, आफ्टर द एग्जामिनेशन पास होते हैं, केवल उन्हीं को हम रेट लॉ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये मे और मे नॉट बी इक्वल हो सकता है, पूरे 50 के 50 बच्चे हमारे ट्रांसफर हो जाएं, या हो सकता है कि 2-1 उसमें से डिक्रीज हो जाए, फेल हो जाए। तो जितना पावर्स चेंज हुआ, जितने बच्चे हमारे एग्जामिनेशन पेपर को पास आउट कर पाएंगे, केवल उनको ही जब हम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। तो इसका मतलब कि हमने कहा कि या तो इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। जो एक्सपेरिमेंटली डेटा से आपके पास डिजिट आएगी उसको ही सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो हमें जनरली डिस्कस करना है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। पहला केस आज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब कि इट मीन्स नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हम किसी को भी चेंज नहीं कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल ए गिविंग आउट प्रोडक्ट, इस ए का कंसंट्रेशन अगर इनिशियल अमाउंट में मान लें तो हम ए नॉट मान लेते हैं। तो इन जनरल अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालें तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब R इज इक्वल टू आ गया माइनस dA/dt इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ K। रेट लॉ इक्वेशन में हमने क्या कहा कि इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर पाए किसी का, तो जब नहीं कर पाए तो इस कंसंट्रेशन की पावर क्या हो गई? 0, और किसी फैक्टर की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगी। इसका मतलब फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गया dA/dt इज इक्वल टू K की। माइनस साइन हमारा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया, तो D कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू आ गया K इंटू dt। यहाँ तक क्लियर? अब इन दोनों फैक्टर्स में दोनों साइड्स पे हमने इंटीग्रेशन ले लिया। इंटीग्रेट करा अगर हमने दोनों को, तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, तो इंटीग्रेशन पे आया कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू आ गया KT प्लस C। यहाँ पर C जो है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया गया। व्हेन द टाइम इज 0 देन द
A इज इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट। ये दोनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर 1 पे लगा दिया तो A नॉट इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट C के बराबर। इस C की वैल्यू को हम फिर इक्वेशन नंबर A में पुट कर लें तो हमारे पास फिगर आई, इस A की जगह हमने A नॉट लिखा इक्वल टू माइनस के टी के बाद माइनस के टी, लेकिन यहाँ हमने C की जगह क्या रखा, A नॉट। इसी को सिंप्लीफाई किया तो के टी इज इक्वल टू आ गया A नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A, सो K इज इक्वल टू 1/T concentration of A naught minus A. Rate is independent of the concentration, so the plot of the rate versus concentration, rate concentration के प्लॉट में अगर हमने अगेंस्ट में कर्व को प्लॉट किया तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स मैथमेटिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी आ गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसी जीरो ऑर्डर के इक्वेशन में हमने एक और टर्मिनोलॉजी आपको स्टार्टिंग में बोली, हाफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ? हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब पीरियड, टाइम पीरियड। यानी जब आधे टाइम पीरियड में कोई भी सब्सटेंस आधा डिसइंटीग्रेट हो जाए, इट मीन्स द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज रिएक्टेड। तो इनिशियल कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गया, हाफ के, यानी A नॉट अपॉन 2 के। उस समय हमारा टाइम क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन T/2 मतलब 1/2 हाफ। और ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर, फाइनल इक्वेशन जो हमारी इंटीग्रेटेड की आई थी उस पर पुट कर जा तो टी हाफ इज इक्वल टू आ गया A नॉट अपॉन 2k, यानी हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फेज, तब हम इस कंसंट्रेशन की जगह क्या ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर का मतलब P नॉट माइनस P। तो वही इक्वेशन जो हमने यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए लिखी थी वो A नॉट माइनस A के टर्म में थी, लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसियस फेज में है तब रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा K इज इक्वल टू 1/T P नॉट माइनस PA। इसकी हाफ लाइफ आ जाएगी P नॉट अपॉन 2k। इसका हमने इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आई तो इसका स्लोप इधर आया और स्लोप आया 1/2k के। तो अब हमें पहले केस में न्यूमेरिकल या तो रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में मिलेगा या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा, जिसे हम अपने प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर देंगे।